हेलो बच्चों, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 9वीं कक्षा के रसायन विज्ञान परमाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर इससे पहले वाले एमसीक्यूज अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी एमसीक्यूज सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए गोल्डस्टीन, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी जे थॉमसन या फिर ऑप्शन डी जेम्स चैडविक। तो बच्चों इसका राइट आंसर अगर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। परमाणु में कितने प्रकार के आवेशित कण होते हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन या फिर ऑप्शन डी ऑप्शन ए और बी दोनों। तो बच्चों यहां पर समझना है एक बात, परमाणु में कितने प्रकार के कण होते हैं, कितने प्रकार के फंडामेंटल कण होते हैं अगर पूछा जाता तो यहां पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों क्या हो जाते हैं, राइट आंसर होते हैं। लेकिन यहां पे पूछा गया है आवेशित कण। तो आवेशित कण कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन पर प्लस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर सॉरी इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और यहां पे पूछा गया है परमाणु में कितने प्रकार के आवेशित कण होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आवेशित कण है लेकिन न्यूट्रॉन आवेशित कण नहीं है, इसमें कोई भी आवेश नहीं होता है, ये न्यूट्रल होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? ऑप्शन ए प्लस चार्ज, ऑप्शन बी माइनस चार्ज, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन डी अनावेशित होते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर अगर हम बात करें इसका चार्ज की तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और प्रोटॉन पर सेम चार्ज होता है लेकिन माइनस होता है। देखिए प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है प्रोटॉन पर, और इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में कैसा होता है? ऑप्शन ए बराबर होता है, ऑप्शन बी विपरीत होता है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन डी कम होता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बुक पढ़ें, बुक पढ़ने के बाद अगर आप लोग एमसीक्यूज के लिए आते हैं तो बहुत ही फायदेमंद होगा। बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। बुक पढ़ें, अगर आपने नोट्स तैयार किया है तो नोट्स पढ़ें और उसके बाद ही एमसीक्यूज का टेस्ट लगाएं। इससे बहुत ज्यादा आप लोगों को फायदा होगा। अगर आप लोग बुक नहीं पढ़ पाए हैं, नोट्स नहीं बना पाए हैं तो कोई बात नहीं, बहुत ही जल्द हम इसका नोट्स और लेक्चर वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले इसका एमसीक्यूज अभी हम लोग देख रहे हैं फिलहाल में, और बाद में परमाणु की संरचना से संबंधित वीडियोस हम अपलोड करने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में कैसा होता है? बच्चों अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। कौन सा होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है प्रोटॉन पर। तो बच्चों पूछा गया है प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन की आवेश की तुलना में कैसा होता है। तो बच्चों देखिए यहां पे हम देख रहे हैं परिमाण -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पर भी देख रहे हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों पर आवेश का जो परिमाण है वो समान है, लेकिन इसका जो चार्ज है, आवेश है, क्या है? ये विपरीत है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? बराबर है, दोनों में बराबर है, दोनों में बराबर है लेकिन विपरीत है। एक माइनस है और दूसरा क्या है? प्लस है। एक धनावेशित है और एक ऋणावेशित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में विपरीत किंतु बराबर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन परमाणु के आवेश से भाग में होते हैं।
सॉरी, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। प्रोटॉन परमाणु के कौन से भाग में होते हैं? ऑप्शन ए भीतरी भाग, ऑप्शन बी बाहरी भाग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी सबसे बाहरी भाग। तो बच्चों सबसे पहले हमें समझना होगा इसका मॉडल। तो सबसे पहले हमें जानते हैं कि परमाणु का मॉडल कैसा होता है। सबसे पहले नाभिक, परमाणु का केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है, और उसके चारों ओर अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं, कक्षा होते हैं, कोष होते हैं, अलग अलग नामों से हम इसे जानते हैं। तो बच्चों सबसे पहले नाभिक के नजदीक जो कक्षा होती है उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट उसके बाद वाला एल से, फिर एम से और एन से, इसी प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे बात हो रहा है कि नाभिक में, और नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। और बाद में जेम्स चैडविक ने 1932 में बताया कि न्यूट्रॉन भी क्या करता है? इसी में रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो नाभिक के बाहर क्या होता है? नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, और नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो पूछा क्या गया है? प्रोटॉन परमाणु के कौन से भाग में होते हैं? तो प्रोटॉन परमाणु के भीतरी भाग में होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रोटॉन परमाणु के भीतरी भाग में होता है, इंटीरियर पार्ट में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणु में समान परिमाण में होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से कैसे होंगे? ऑप्शन ए उदासीन होंगे, ऑप्शन बी ऋण होंगे, ऑप्शन बी धन होंगे, या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों होंगे। तो बच्चों इससे पहले वाले प्रश्न में हम लोगों ने देखा था कि परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उस पर समान किंतु विपरीत आवेश होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और प्रोटॉन पर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो बच्चों यहां पर इसका जो परिमाण है ये बिल्कुल बराबर है, लेकिन और इसका जो हम आवेश देख रहे हैं, आवेश क्या है? विपरीत है। अब प्लस माइनस, अब फिर से एक और बात समझते हैं बच्चों। अगर मान लिया जाए हमारे पास एक तत्व है हाइड्रोजन, जिसका परमाणु संख्या 1 होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 है और प्रोटॉन की संख्या भी 1 है। अगर हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, तो हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है -1, और इसे हम जोड़ दें प्रोटॉन की चार्ज से +1। अब बच्चों अगर हम दोनों को हम जोड़ दें -1 और +1, तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस दोनों क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 और +1 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। 0 होगा तो इससे ये पता चलता है कि परमाणु क्या होता है? वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणु में समान परिमाण में होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन ए गोल्डस्टीन, ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी डाल्टन, या फिर ऑप्शन डी जेम्स चैडविक। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? उम्मीद है आप लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखें और हमें बताएं कि हमारा यह वीडियो आप लोग कहां से देख रहे हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले समझना है कि परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किसने दिया। तो बच्चों सबसे पहले परमाणु से संबंधित कॉन्सेप्ट, अवधारणा जॉन डाल्टन ने दिया था, लेकिन मॉडल की बात करें तो सबसे पहले जे थॉमसन ने दिया था। तरबूज मॉडल आप लोगों को पता होगा, प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज या वाटरमेलन मॉडल हम कह सकते हैं। उन्होंने क्या बताया था कि तरबूज जो होता है उसका जो रेड पार्ट होता है, रेड पार्ट जो होता है तरबूज का, जो खाने का पार्ट होता है, उसे प्रोटॉन नाम दिया, और जो जहां पे दाने जो होते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। तरबूज मॉडल में इस प्रकार तरबूज है, और तरबूज में जो खाने का जो रेड पार्ट, इसे नाम दे दिया गया क्या? इसे नाम दिया गया प्रोटॉन। और जो इसका दाना है, सीड्स जो होते हैं ना तरबूज में, जहां तहां धसे होते हैं, दाना जो होते हैं, इसे नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो तरबूज मॉडल था, या फिर हम कह सकते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, या जो बर्थडे केक होता है, क्रिसमस केक होता है, उससे भी इसका तुलना किया गया था। तो बच्चों उम्मीद है समझ में आ गया होगा। परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर कैसे
कणों को टकराया था? ऑप्शन ए गामा कणों को, ऑप्शन बी अल्फा कणों को, ऑप्शन सी बीटा कणों को, या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो बच्चों सबसे पहले समझना होगा, अगर आप लोग पढ़े होंगे रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग या रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है, उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले सोने की पन्नी लिया था, सोने का एक पन्नी लिया था। पन्नी समझते हैं, बहुत पन्नी समझते होंगे, प्लास्टिक का जो पन्नी आता है, आप लोग बाजार से या दुकान से खरीद करके कुछ लाते होंगे, तो पन्नी में ही तो अक्सर यूज होता है। हालांकि गवर्नमेंट कब कब बैन करती है और फिर से चालू हो जाता है ना, कोई बात नहीं। तो पन्नी वो प्लास्टिक का हो गया। बात करते हैं यहाँ पे सोने की पन्नी। सोने की पन्नी समझ में आ गया होगा, धातु है सोना, उसका बहुत ही पतला पन्नी बनाया जाता है ना। और हम चांदी का पन्नी समझ सकते हैं, दुकान में अक्सर मिलता है चांदी का पन्नी, या एल्युमिनियम का पन्नी आप लोगों को पता होगा, जो मिठाई का डब्बा होता है, अक्सर शादी ब्याह में या कहीं मिठाई का जो डब्बा बनाया जाता है ना, तो उसमें क्या होता है? पन्नी आती है, पन्नी का जो डब्बा बना होता है एल्युमिनियम का डब्बा होता है, अंदर मिठाइयाँ रखी जाती है, आप लोग देख रहे होंगे, है ना। तो एल्युमिनियम का वो पन्नी हो गया। ठीक उसी प्रकार सोने की पन्नी, तो क्योंकि सोने की पन्नी क्या होगा, सोना बहुत महंगा धातु है, तो इसलिए उसको बहुत बार देख पाना संभव नहीं है, लेकिन हम चांदी का कुछ हद तक और एल्युमिनियम का तो अक्सर देख पाते हैं। तो बात यहाँ पे हो रहा है पन्नी का। तो बच्चों रदरफोर्ड ने क्या किया था? सबसे पहले सोने की पन्नी लिया था और उस पे अल्फा पार्टिकल्स का बौछार किया था, हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल्स का क्या किया था? बौछार किया था। और उसमें उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स है, अधिकांश अल्फा पार्टिकल सीधी रेखा पर गुजर जा रहे हैं। सीधी रेखा पर क्या कर रहे हैं? अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स गुजर जा रहे हैं। और कुछ अल्फा पार्टिकल जो परमाणु के केंद्र के पास से होकर गुजर रहे हैं, तो वे क्या कर रहे हैं? लार्ज एंगल में, अधिक कोण में मुड़ जा रहे हैं, इस प्रकार। और 20,000 में से कहीं कहीं 12,000 में से लिखता है, और हायर स्टडीज बुक में देखा गया है तो 80,000 में से भी लिखा जाता है। तो बच्चों एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो 12,000 भी लिखा देखने को मिलता है, 20,000 भी देखने को मिलता है। तो हम मान लेते हैं कि 20,000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल क्या करता है? वापस लौट जाता है। ये देखा गया था अल्फा पर जो रदरफोर्ड्स का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग था उसमें। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था? सबसे पहले अल्फा कणों का बौछार सोने की पन्नी पे किया था, और क्या क्या पाया? पहला पाया कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल सीधी रेखा पे मुड़ चले जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो केंद्र के पास से गुजरते हैं तो अधिक कोण में मुड़ जाते हैं। और दूसरा क्या देखा कि जो परमाणु है, अल्फा पार्टिकल है, वो जिस रास्ते पर जाते हैं उसी रास्ते से टकराकर वापस लौट जाते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है किस पर किया था? सोने की पन्नी पर किया था। तो बच्चों क्लास में या वीडियो लेक्चर में इसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यूज के रूप में चल रहा है, तो वीडियो जैसे भी बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पर इसको स्किप करते हैं। तो रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर कौन से कणों को टकराया था? तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अल्फा कणों को टकराया था, गामा कणों को, अल्फा कणों को, बीटा कणों को, या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, गामा कणों को टकराया था, सॉरी अल्फा कणों को टकराया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अल्फा कण कैसे होते हैं? ऑप्शन ए द्विआवेशित होते हैं, ऑप्शन बी त्रिआवेशित होते हैं, या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों होते हैं, या फिर ऑप्शन डी चतुरावेशित हीलियम कण होते हैं। क्वेश्चन फिर से, अल्फा कण कैसे होते हैं? ऑप्शन ए द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, ऑप्शन बी त्रिआवेशित हीलियम कण होते हैं, या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों होते हैं, ऑप्शन डी चतुरावेशित हीलियम कण होते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या 2 होती है, इसलिए इस पर क्या होगा? प्लस चार्ज होता है, और ये +2 के फॉर्म में होता है। द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं अल्फा कण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, और आज का यह अंतिम प्रश्न है। बाकी के प्रश्न को हम नेक्स्ट क्विज में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए हमने क्या किया है, 10-10 प्रश्नों को क्विज में शामिल किया है। आप लोगों को भी देखने में अच्छा लगेगा, और बहुत ज्यादा अगर प्रश्न हो जाए तो आप लोग देख भी नहीं पाएंगे और बीच में छोड़कर चले जाएंगे। तो इसलिए हमने क्या किया है, छोटे से वीडियो में कम समय में आप लोग 10 प्रश्नों को देख सकते हैं। फिर से 10 प्रश्नों को देखने के लिए नेक्स्ट क्विज में हम आएंगे। तो दोस्तों प्रश्न है, अल्फा कण प्रकीर्णन से कौन से परिमाण मिले? ऑप्शन ए अधिकतर अल्फा कण सीधी रेखा पे निकल गए, ऑप्शन बी कुछ अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हो गए, ऑप्शन सी एक कण वापस आ गया, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग है, या रदरफोर्ड का बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल, उससे हमें क्या पता चलता है?
कि जो अधिकांश अल्फा कण है वो सीधी रेखा पर चले जाते हैं। पहला पॉइंट ये भी सही है। दूसरा पॉइंट क्या है, कुछ अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हो जाते हैं। तो कुछ कोण जो अल्फा कण है वो परमाणु के केंद्र के पास से गुजरते हैं तो लार्ज एंगल में क्या करते हैं, मुड़ जाते हैं, इस प्रकार मुड़ जाते हैं ऐसे। दूसरा के एक कण वापस आ जाता है, तो 20,000 में से एक कण क्या करता है, जिस रास्ते पर जाता है उसी रास्ते से टकराकर वापस लौट जाता है। तो बच्चों जो अल्फा कण है क्या होता है, ये तीनों पॉइंट क्या यहां पर सही है। अधिकतर अल्फा कण क्या होते हैं, सीधी रेखा पर चले जाते हैं। कुछ अल्फा कण लार्ज एंगल में विक्षेपित हो जाते हैं जब भी परमाणु के केंद्र के पास से होकर गुजरते हैं। और एक कण 80,000 में से, एनसीईआरटी बुक हम देखें 20,000 में से एक अल्फा कण क्या हो जाते हैं, वापस लौट आ जाते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। और इसका जो ऑब्जर्वेशन है ये हो गया, लेकिन इसका जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष क्या निकाला था, इसे भी समझने के लिए हम क्या करेंगे, वीडियोस में बहुत अच्छा से समझ पाएंगे, है ना। तो यहीं पर हम स्किप करते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए तो बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें 10 प्रश्नों में आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। इस प्रकार के एमसी क्विज हम लगातार लेकर आ रहे हैं, आप लोग बने रहें वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।